नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ समझ में आ गया कि देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। चर्चा होने लगी है कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। अब ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। डीवी लाइव पर देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसाभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसाभार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बहुत हाशिए पर चले गए हैं और उनके हाथों में सूत्र अब बचे नहीं है बिहार में। इसलिए मैं उनके आने नहीं आने को इस बात से नहीं जोड़ता कि वो कोई विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि विपक्ष में अब उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो अगर आ भी जाए तो कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष की लड़ाई अब अलग किस्म से हो गई है। तो विपक्ष को मतलब बिहार की लड़ाई के लिए नीतीश कुमार के साथ लड़ने की अब जरूरत नहीं बची है। सारे के सारे मतलब नीतीश कुमार की जरूरत किस लिए पड़ना चाहिए, थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूं आपसे भी कि अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे अगर मिड टर्म पोल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की जरूरत बिहार के विधानसभा चुनाव में है। तो क्या बिहार के विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं, अगले साल के अंत में, उसमें कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टीज को, राष्ट्रीय जनता दल को, मतलब जो पिछला महागठबंधन था, उसमें क्या नीतीश कुमार की जरूरत है क्या, और क्या नीतीश कुमार को लाकर फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है क्या? ये मतलब मुझे तो इसमें कोई मतलब 2029 तक क्या स्थिति बनती है या मध्यावधि चुनाव होते हैं तब क्या बनता है, तो मैं नीतीश कुमार के आने नहीं आने को उनकी व्यक्तिगत परेशानियां, नाराजगी या जेडीयू की इंटरनल क्राइसिस के साथ देख सकता हूं, या बीजेपी के साथ बिहार में जो उनकी रिलेशनशिप है उसके साथ देख सकता हूं। स्पेशल पैकेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 59,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए हैं, कोई कम राशि नहीं है, और 15,000 करोड़ दिए हैं आंध्र को। कुल मिलाकर ये दो राज्यों को पैसा मिला है और पूरा हल्ला ही ये मच रहा है कि इन लोगों को पैसा दिया गया है। मतलब आंध्र से 4 गुना ज्यादा नीतीश कुमार को मिला है। आप देख रहे हैं कि जो मिला है उसको लेकर किस तरह से सारे के सारे राज्य केंद्र पर सवार हैं। अब ऐसी स्थिति में बिहार को कोई स्पेशल पैकेज देके नीतीश कुमार को मदद करके केंद्र सरकार अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार सकती है? महाराष्ट्र जहां चुनाव है इस साल, उसको कुछ नहीं दिया गया। झारखंड को कुछ नहीं दिया गया। हरियाणा को जहां चुनाव है, जहां बहुत इस समय संकट है, वहां कुछ नहीं दिया गया। तो ये जो लॉजिक है कि स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया इसलिए नाराज हो गए, नीतीश कुमार की नाराजगी और प्रसन्नता का अब राजनीति में कोई महत्व नहीं रहा है। खासकर इंडिया अलायंस में कोई उसकी उपयोगिता नहीं रही। दूसरा मुद्दा आपने उठाया ममता बनर्जी का, वो नाराज होके गई। ममता बनर्जी क्यों गई? मतलब सवाल तो ये उठता है कि उनको जाने की जरूरत क्या थी? वो क्या दिखाने गई वहां? इंडिया अलायंस के लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे हैं।
और कल तक ये चर्चा थी कि झारखंड या पंजाब, दिल्ली, कुछ राज्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी ने नहीं किया, सारे के सारे लोगों ने बहिष्कार किया। और ये ममता बनर्जी पहुंच गई कलकत्ता से आके। वो पहले भी जब विपक्ष बहिष्कार करता था तो वो प्रधानमंत्री जी की बैठकों में पहुंच जाती थी। आप विपक्ष के साथ, आप कहते हैं कि इंडिया अलायंस में भी हैं और आप इंडिया अलायंस को लतिया भी रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा, अगला जो चुनाव आएगा विधानसभा का वो भी अकेले लड़ेंगे। उसमें कोई कांग्रेस के साथ वो समझौता नहीं करेंगे सीटों का। तो हमको ये लड़ाई ममता बनर्जी की भाजपा के साथ है और वो एक जो लड़ाई है जॉइंट, जिसमें संसद में लड़ी जा रही है कि बहिष्कार करना हो तो, वॉकआउट करना हो तो, राष्ट्रपति के यहाँ जाना हो तो, बजट पर अटैक करना हो तो, उसमें आप पाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस के लोग विपक्ष के साथ हैं। तो इसलिए एक चीज ये भी देखें कि क्या चार्ज है, नीतीश कुमार का क्या आरोप है, या केसी त्यागी ने क्या पब्लिकली आरोप लगाया था कि इंडिया अलायंस के लोगों ने तो नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनने दिया, वो इसलिए गए बीजेपी में या बीजेपी के साथ। इंडिया अलायंस का बोले वो तो आर्किटेक्ट थे, ये केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट तो वो है नीतीश कुमार, तो उनको नहीं, आपने संयोजक के काबिल भी नहीं समझा। तो नीतीश कुमार का कोई विपक्ष के लिए कोई रोल है या भूमिका है या वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये अब कोई इम्पोर्टेंट मैटर रहा नहीं है। और वैसे ही, और झारखंड का एक मुद्दा बताया, किसी ने कहा कि वो झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बीजेपी का गेम प्लान है कि कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में नुकसान पहुंचाना, वोटों का डिवीजन करना, वहां पर जो हेमंत सोरेन को मिल सकते हैं वोट या जो कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं, उसमें नीतीश कुमार का जो प्रभाव है, काफी प्रभाव, इसमें कोई शक नहीं। एक जाति वर्ग में या पिछड़े वर्गों में और जाति जनगणना के कारण उनका जो क्लाउड बना है वो है, काफी है। तो उनको ये डर लगता है कि आने वाले दिनों में, उनको क्या लगता है, बीजेपी को लगता है कि आने वाले दिनों में ये पूरी की पूरी राजनीति जो है बिहार की और झारखंड की बदल जाएगी अगर अभी से नियंत्रित नहीं किया गया। तेजस्वी यादव को नहीं किया गया और हेमंत सोरेन को नहीं किया गया। तो ये हम जो मान रहे हैं कि बीजेपी नाराज है नीतीश कुमार के झारखंड में जाने से, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब मेरी समझ छोटी भी हो सकती है, पर मैं जो चीजों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ नेशनल पर्सपेक्टिव में, उसमें इंडिया अलायंस के लोगों ने, मैं एक चीज जो पूछना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस के घटक दलों ने क्या कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है क्या नीतीश कुमार के नहीं आने पर और ममता बनर्जी के साथ इस तरह के व्यवहार पर? कोई नहीं किया। क्या किया? अधीर रंजन जी ने तो कहा झूठ बोल रही है ये ममता बनर्जी। अधीर रंजन कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल के, और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी।
जो विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, पिछली लोकसभा। तो थोड़ा सा एक आप ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को अगर देखें तो बहुत सारी इसमें परतें हैं चीजों को लेकर जो नजर आएंगी कि ये व्हील्स विद इन व्हील्स वाला पूरा मामला है। और ये जो लड़ाई है राहुल गांधी के लिए, वो सभी लोग मुश्किल कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है। अधीर रंजन चौधरी भी मुश्किल कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने क्या बयान दिया था लोकसभा के समय कि बीजेपी को वोट देना ठीक है बजाय तृणमूल कांग्रेस को देने के। और हुआ क्या, कांग्रेस साफ हो गई वहां बंगाल से जी। वो खुद भी हार गए अधीर रंजन। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, बेलगाम पॉलिटिक्स जो है कि अधीर रंजन कुछ भी बोल दें, कोई नियंत्रण नहीं है उनके मुंह पर। तो मैं थोड़ा सा अभी वॉच करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं जी। ये जो नीतीश कुमार वाला किस्सा है उसको भी वॉच करना चाहता हूं मैं। झारखंड को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि वहाँ क्या स्थिति है, मतलब झारखंड में क्या स्थिति है, किस तरह से वहाँ चीज़ें शेप ले सकती हैं झारखंड में। और 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ झारखंड में, सिर्फ 3 सीटों का झारखंड में। और गेन कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई बहुत ज़्यादा वहाँ गेन नहीं हुआ झारखंड में। जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, अब उसमें कांग्रेस को 1 सीट ज़्यादा बढ़ गई और ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 1 सीट मिल गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट मिली, मतलब 2 सीटें ज़्यादा मिल गई। वहाँ कोई इनके हेमंत सोरेन के जेल में जाने से कोई बहुत सिंपैथी वेव वहाँ झारखंड में चली हो, बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ हो हरियाणा की तरह या उत्तर प्रदेश की तरह या महाराष्ट्र की तरह, वैसा नहीं हुआ। और अब हेमंत सोरेन आ गए बाहर तो देखना होगा। और वैसे ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू को दोनों को बराबर बराबर सीटें मिली हैं, 12-12 सीटें मिली हैं जी। ये है राजीव जी मेरा एनालिसिस। अब वो थोड़ा सा जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हर तरह और हर विचार यहाँ आना ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।